1946 और 1947 में ज़िला हज़ारा में हुए हिंदुओं और सिखों पर खूनी हमलों के बारे में मैंने इससे पहले 4 छोटी वीडियोस बनाई हैं। ज़िला हज़ारा में हुए हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम पर यह मेरी 5वीं और आखिरी वीडियो है। ज़िला हज़ारा के मलाच के इलाके में ऐसे कई गांव थे जहां हिंदू और सिख रहते थे। इन गांवों में जासा, भाटा, धराड़ी, सेहर और बागण ये 5 बड़े गांव थे। इसके अलावा पसाला, थपला, भोतल, काला पानी और बडगर ये छोटी बस्तियां थीं। जासा, भाटा, धराड़ी और सेहर में सिखों की आबादी ज़्यादा थी और मुसलमानों की कम। बाकी के गांवों और बस्तियों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। इन सभी गांवों में कई अमीर हिंदू और सिख रहते थे। पसाला गांव में सिखों और मुसलमानों की एक मीटिंग हुई। इसमें ये बात कही गई कि इलाके में अमन कायम रखा जाए, आपसी भाईचारा कायम रखा जाए। इसमें सिखों की तरफ से भाटा गांव के जवाहर सिंह, चेत सिंह, गुलाब सिंह, प्रीतम सिंह जैसे कई लोग शामिल हुए। सभी सिख इस मीटिंग में हुई बातों से सहमत होकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी मीटिंग बागण गांव में हो रही थी, जिसमें हमलावरों ने मीटिंग में शामिल लोगों को भड़काया कि इलाके के सभी सिखों को कत्ल कर दिया जाना चाहिए। बहुत लोगों ने वहां पर ये कस्में उठाई कि किसी भी सिख को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उस मीटिंग में शामिल कुछ मुसलमानों ने मीटिंग की ऐसी बातों की सूचना पुलिस तक पहुंचा दी। कुछ मुसलमानों ने जो अंदर ही अंदर सिखों से हमदर्दी रखते थे, ये खबर सिखों तक भी पहुंचा दी। जब सिखों को इस बात का पता चला तो वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे। ये फैसला हुआ कि पसाला, थपला, भोतल, काला पानी और बडगर जैसी बस्तियों के सिखों को ये कहा जाए कि वो या तो भाटा गांव में आ जाएं या जासा गांव में आ जाएं, क्योंकि ये भाटा और जासा 2 गांव ऐसे थे जहां सिखों की आबादी ज़्यादा थी। जैसे जैसे छोटी बस्तियों में ये सूचना पहुंचती गई, वहां से सिख निकलकर जासा गांव की तरफ जाने लगे। जासा गांव में 2 सिखों के घरों की छतों पर हिफाजत के लिए एक मजबूत मोर्चा बना दिया गया। इन घरों के साथ वाले दूसरे घरों में गांवों के सभी बुजुर्गों, औरतों और बच्चों को ठहरा दिया गया। दूसरे गांवों से भी जो सिख आए उनको भी इन घरों में ठहरा दिया गया। रात के अंधेरे में, जबकि बहुत सर्दी पड़ रही थी, गांव के 2 सिखों को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया ताकि पुलिस की मदद से जासा में फंसे हुए सिखों को बचाया जा सके। पुलिस अफसरों ने एक्शन लेते हुए 100 से भी ज़्यादा पुलिस फोर्स को जासा भेज दिया। तब तक जासा में 7 सिख मारे जा चुके थे। बाकी बचे सिखों को वहां से निकालकर पुलिस ने काकुल में लगे कैंप में पहुंचा दिया। चाहे पसाला, थपला, भोतल, काला पानी और बडगर के सिखों ने अपने घर और गांवों को छोड़कर जासा की तरफ जाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे सिख थे जो वक्त पर अपने घरों से नहीं निकल सके। जब बडगर गांव पर हमला हुआ तो वहां पर कुछ सिख अभी भी मौजूद थे। उनको वहीं बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। बडगर में मारे गए इन सिखों की कुल तादाद 5 थी। इसी दौरान काला पानी बस्ती पर भी हमला किया गया और वहां मौजूद एक सिख को कत्ल कर दिया गया।
उसके बाद भाटा गांव पर हजारों की तादाद में दंगाइयों ने हमला कर दिया। इस गांव में रहने वाले लोगों में ज्यादा तादाद सिखों की ही थी और मुसलमानों के थोड़े से ही घर थे। दंगाइयों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर में दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इससे कुछ हमलावर मारे गए। अपने कुछ लोगों के मारे जाने से हमलावर और ज्यादा गुस्से में आ गए, लेकिन सिखों के पास बंदूकें होने की वजह से वो बेबस हो गए और सिखों पर सामने से हमला करने की उनमें जुर्रत न रही। उन्होंने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और सिखों के घरों में आग लगा दी। घरों को लगी हुई आग देखकर एक मोर्चे में बैठे हुए एक सिख प्रीतम सिंह अपने मोर्चे से निकलकर जैसे ही बाहर आए तो हमलावरों ने उनके सीने में कई गोलियां मारकर उनको वहीं शहीद कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर एक बहुत बुजुर्ग सिख बाहर निकले तो हमलावरों ने उन पर भी गोलियां चलाई। उनकी भी वहीं शहादत हो गई। मुकाबला करने वाले सिखों में से धर्म सिंह, गरीब सिंह और आसा सिंह भी मुकाबला करते हुए गोलियों का निशाना बना दिए गए। एक सिख औरत भी गोलियों से ही शहीद हुई। दूसरी तरफ अलग अलग घरों में बंद 100 से भी ज्यादा सिख चारों तरफ से आग से घिरे हुए थे। उनमें से कोई भी अगर बाहर निकलता था तो उसको गोलियों का निशाना बना दिया जाता था। एक सिख महासिंह को उनके एक मुसलमान दोस्त ने अपनी बहन के घर में छुपा दिया था। जसवंत सिंह सूदन और प्रेम सिंह सासन ने इस मुसलमान का नाम अहमद खान लिखा है। अहमद खान की उस बहन का नाम नूर निशां था। अहमद खान और नूर निशां को मेरी तरफ से सलाम। उनके वारिस जहां कहीं भी हों उनको मेरा सलाम। भाटा में जो सिख थे वो या तो गोलियों से मारे गए या घरों के अंदर ही जलकर राख हो गए। हमलावर अभी भी वहीं पर मौजूद थे। गांव में अभी भी 4 और सिख बचे हुए थे जिनके नाम हरि सिंह, निर्मल सिंह, प्रकाश सिंह और संगत सिंह थे। संगत सिंह उसी महासिंह का बेटा था जिसको नूर निशां के घर में छुपाया गया था। जब महासिंह ने दूसरे सिखों के साथ साथ अपने बेटे संगत सिंह की आवाज सुनी बाहर गलियों में तो वो नूर निशां के घर से बाहर आ गए। अब गली में 5 सिख मौजूद थे। हमलावरों ने 5 सिखों पर गोलियों की बौछार कर दी और वहीं ये 5 सिख शहीद हो गए। भाटा गांव के इस कत्लेआम में मारे गए सिखों की गिनती 124 थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए लिखी गुरबचन सिंह तालिब की रिपोर्ट में भाटा में मारे गए सिखों की गिनती 116 बताई गई है। हजारा के गांव ओगल में पैदा हुए प्रेम सिंह सासन ने भाटा में शहीद सिखों की तादाद 124 लिखी है। प्रेम सिंह सासन के पास इन 124 सिखों के नामों की लिस्ट भी थी, इसलिए मैंने प्रेम सिंह सासन की लिखी तादाद को ही सही माना है। भाटा में 124, सेहर गांव में 12, बड़गर में 5, कालापानी में 1 और जासा में 7 लोगों को कत्ल किया गया। इस तरह इन गांवों में कुल मिलाकर
149 हिंदुओं और सिखों के कत्ल हुए। आसपास के गांवों से निकलकर सैकड़ों की तादाद में हिंदू और सिख हवेलियां में पनाह लिए बैठे थे। इनको कत्ल करने के लिए दंगाइयों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने हवेलियों पर भी हमला किया, लेकिन ऐन वक्त पर मिलिट्री के पहुंचने से यहाँ कत्लेआम होने से बच गया। दिसंबर 1946 के आखिर और जनवरी 1947 की शुरुआत में हवेलियां और आसपास के इलाकों में ऐसे हालात हो चुके थे कि हिंदुओं और सिखों का वहां रुके रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। लगभग सभी सिख और हिंदू अपने घरों को छोड़कर या तो रिफ्यूजी कैंप्स में जा चुके थे या वो हज़ारा ही छोड़कर पंजाब चले गए थे। कुछ महीनों के बाद कुछ हिंदू और सिख हालात कुछ बदलने पर फिर वापस अपने घरों को लौटे। उनको उम्मीद थी कि हालात पूरी तरह से सुधर जाएंगे। मेरे दादाजी भी थोड़ी देर के लिए अपने पुश्तैनी गांव मोहाड़ी में आए, लेकिन बिगड़ते हालात देखकर फिर रावलपिंडी चले गए। 3 मार्च 1947 के बाद पंजाब की राजधानी लाहौर में भी हालत बिगड़ने लगे। 4 मार्च से लाहौर में हिंदू सिख और मुसलमान भीड़ों के बीच दंगे होने लगे। कई लोग कत्ल कर दिए गए। लाहौर के दंगों का असर पहले मुल्तान शहर पर दिखा, जहां सिखों और हिंदुओं पर हमले करके उनको कत्ल कर दिया गया। इसके बाद सिखों और हिंदुओं पर हमले होने के वाक़यात रावलपिंडी और पश्चिमी पंजाब के कई और हिस्सों में भी होने लगे। रावलपिंडी और आसपास का इलाका पंजाब में ऐसी जगह थी जहां सिखों और हिंदुओं के सबसे ज़्यादा कत्ल हुए माने जाते हैं। कुछ ही दिनों में रावलपिंडी और आसपास के गांवों में हजारों की तादाद में हिंदुओं और सिखों को कत्ल कर दिया गया। कितनी ही लड़कियों को गुंडे जबरदस्ती उठाकर ले गए। 1947 का अगस्त महीना आते आते ये कत्लेआम पूर्वी पंजाब में भी फैल गया। ये वो इलाका है जो आज भारत का हिस्सा है। पूर्वी पंजाब का कत्लेआम बुनियादी तौर पर मुसलमानों का कत्लेआम था। शहरों के शहर और गांवों के गांव मुसलमानों से खाली कर दिए गए। 1947 में मुसलमानों के सबसे ज़्यादा कत्ल पूर्वी पंजाब में ही हुए थे। अगस्त 1947 में पूर्वी पंजाब में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद जब यहाँ से ज़बरदस्ती निकाल दिए गए मुसलमान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान गए, तो इससे वहाँ रहने वाले हिंदुओं और सिखों पर हमलों ने बहुत ही ख़तरनाक और खूंखार शक्ल अख्तियार कर ली। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पर बहुत किताबें लिखी जा सकती हैं। पंजाब में हुए कत्लेआम के बारे में मैं अलग से वीडियोस बनाने का इरादा रखता हूँ। यहाँ इस वीडियो में मैं उस वक्त के हज़ारा में हुए हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम की ही बात करूँगा। पूर्वी पंजाब में अगस्त 1947 में मुसलमानों के कत्लेआम का खूंखार असर हज़ारा के बचे खुचे हिंदुओं और सिखों पर पड़ना लाजमी था। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में हज़ारा में हुए कत्लेआम से बच गए कुछ हिंदू और सिख वापस अपने घरों को चले गए थे। इन बदकिस्मत हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम का एक और दौर अगस्त 1947 के आखिर में फिर चला। गांवों में रह रहे इक्का दुक्का हिंदुओं और सिखों को चुन चुनकर बेरहमी से कत्ल किया गया। उनके घरों को लूट लिया गया और जला दिया गया।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के नाम से एक अलग मुल्क वजूद में आया। हज़ारा में अभी भी कोई कोई हिंदू और सिख परिवार रह रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान में ही रहने का फैसला किया। अलग पाकिस्तान बनने की खुशी में की गई सेलिब्रेशंस में भी कुछ हिंदुओं और सिखों ने हिस्सा लिया, लेकिन ये कुछ भी हज़ारा के हरीपुर में रहने वाले हिंदुओं और सिखों की हिफाजत करने में कामयाब नहीं हो सका। वहाँ के अखबारों में पूर्वी पंजाब और इंडिया में ही दूसरी जगहों पर हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम की खबरें लगातार छप रही थीं। इससे हिंदुओं और सिखों के खिलाफ माहौल और ख़राब हो गया था। 26 अगस्त 1947 को दोपहर के बाद हज़ारों की तादाद में दंगाइयों ने हरीपुर पर हमला कर दिया। पूरे हज़ारा में हिंदुओं और सिखों के कत्लेआम के सबसे खौफनाक वाक़यात में से एक हरीपुर में 26 अगस्त 1947 को हुआ था। हिंदुओं और सिखों को उनके गले काटकर बहुत तड़पा कर कत्ल किया गया था। हिंदू और सिख दुकानदारों के सर काटकर उनकी दुकानों के बाहर टांग दिए गए। जिन हिंदुओं और सिखों की दुकानें बंद पड़ी थी उनको जला दिया गया। हिंदुओं और सिखों की जलती हुई दुकानों के साथ कई मुसलमानों की दुकानें भी जलकर राख हो गई थी। कुछ बच गए हिंदुओं और सिखों ने हरीपुर के गुरुद्वारा साहिब में पनाह ली। बाद में पुलिस ने उनको हरीपुर फोर्ट में पहुंचाया, जहां वो कुछ दिन और रुके। उसके बाद उनको काकूल के मिलिट्री कैंप में पहुंचा दिया गया। काकूल के मिलिट्री कैंप से निकालकर हिंदुओं और सिखों को बाद में रावलपिंडी के नज़दीक वाह रेफ्यूजी कैंप में लाया गया। वहाँ एक जगह है। वहाँ के रेफ्यूजी कैंप में ना सिर्फ हज़ारा बल्कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के दूसरे हिस्सों और पंजाब से भी हज़ारों हिंदू और सिख पनाह लिए हुए बैठे थे। ऐसे कई रेफ्यूजी कैंप्स पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लगाए गए थे, जिनमें लाखों की तादाद में हिंदू और सिख फंसे रहे। कई महीने इन रेफ्यूजी कैंप्स में फंसे रहे और पाकिस्तान से निकल ही नहीं पाए थे। वहाँ के उस रेफ्यूजी कैंप से लगभग हर रोज़ या कभी कभार 2 या 3 दिन छोड़कर तकरीबन 2 या 3 हज़ार हिंदू और सिख रेफ्यूजीज़ को निकालकर ट्रेन के ज़रिए भारत भेजा जा रहा था। जो किस्मत वाले होते थे वो जिंदा ही भारत पहुंच जाते थे, बाकी रास्ते में ही दंगाइयों के हाथों मारे जाते थे। ऐसे लोगों की तादाद बता पाना मुमकिन नहीं जो रास्ते में ही कत्ल कर दिए गए। ऐसी औरतों और लड़कियों की तादाद बता पाना भी मुमकिन नहीं जिनको रास्ते में ही गुंडे उठा कर ले गए। 1947 की उस महाभारत में इस दौरान मेरे बुजुर्ग रावलपिंडी में ही फंसे हुए थे। लाखों हिंदुओं और सिखों की तरह उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भारत तक, इंडिया तक जिंदा कैसे पहुंचा जाए।